presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही करीबी युवा नेता चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई है और इस हत्या की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें जो आज हम आपको दिखाएंगे, आपको विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन आपके लिए उन्हें देखना भी जरूरी है। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि सैकड़ों कैमरों के सामने, हजारों लोगों के सामने 31 वर्ष के इस नेता की गर्दन को एक गोली ने छलनी कर दिया। इस हत्या ने अमेरिका की उस छवि को भी छलनी कर दिया है जिसमें वो खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा चैंपियन कहता है। और एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने देश में विचारधारा की वजह से खुलेआम राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और अमेरिका में विचारधारा के नाम पर अब असहनशीलता बढ़ती जा रही है। अमेरिका पूरी दुनिया को सहनशीलता पर लेक्चर देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लेक्चर देता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर लेक्चर देता है, लेकिन उसके अपने समाज में क्या हो रहा है आज हम आपको ये दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको नेपाल लेकर चलेंगे, जहां आंदोलन करने वाले युवाओं में ही अब बंटवारा हो गया है। 48 घंटों तक नेपाल की जिन सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले युवा लगातार सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हीं सड़कों पर ये युवा आपस में लड़ रहे हैं और आपस में ही मारपीट कर रहे हैं। कल तक सुशीला कार्की को पीएम बनाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन अब इस रेस में आज कई और नाम शामिल हो गए हैं और अभी तक नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो क्या अब नेपाल का युवा आंदोलन भटक चुका है या फिर युवाओं की एकता को तोड़ने की वहां पर कोशिश की जा रही है? ये आज आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है जो देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों में छपा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत को संघ का परिवर्तन पुरुष बताया है। आज पूरे देश की राजनीति में इस लेख की बहुत चर्चा हो रही है और ये लेख सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं है, ये इशारा करता है कि बीजेपी और आरएसएस के संबंध आज भी अटल हैं और उन संबंधों में किसी भी दरार की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आज हम आपके लिए मोहन भागवत पर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को भी डिकोड करेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी तस्वीर से शुरुआत करना चाहता हूं जो आपको विचलित कर सकती है। पहले मुझे लगा कि यह तस्वीर आपको और आपके परिवार को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर यह लगा कि यह तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। इस तस्वीर में अमेरिका के 31 साल के युवा नेता की खुलेआम हजारों लोगों के बीच गोली मारकर हत्या की जा रही है। इस हत्या को एक नहीं बल्कि सैकड़ों कैमरों ने रिकॉर्ड किया है और अब यह वीडियो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग देख चुके हैं। यह पूरा वीडियो हमारे पास है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ इसे देख रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं और हम उस वीडियो को आपको अभी दिखाना नहीं चाहते। इस वीडियो में चार्ली कर्क नाम का ये युवा नेता लगभग 3000 लोगों के सामने बैठकर भाषण दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और इसी बीच एक गोली उनकी गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है, जिसके बाद चार्ली कर्क की मौत हो गई। बंदूक की इस गोली ने सिर्फ चार्ली कर्क की गर्दन को छलनी नहीं किया, बल्कि अमेरिका की उस छवि को भी लहूलुहान कर दिया है जिसमें अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है, जिसमें अमेरिका का समाज अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है और अमेरिका अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। इस छवि के साथ अपने आप को दुनिया के सामने पेश करता है। ऐसे देश में
अब विचारधारा की वजह से खुलेआम राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का समाज अब कितना असहनशील होता जा रहा है। यह अमेरिका पूरी दुनिया को बताता है कि सहनशीलता कितनी जरूरी है। लेकिन वहां पर कैसे असहनशीलता बढ़ रही है, आज आप देख पाएंगे। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी, आपको याद होगा, उन पर भी इसी तरह का एक जानलेवा हमला हुआ था जब चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी और यह गोली उनके दाहिने कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप किस्मत वाले थे कि हत्यारे का निशाना चूक गया, क्योंकि अगर यह गोली आधा इंच भी इधर उधर हो जाती तो यह सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सिर में घुसती और उनका बचना असंभव हो जाता। आगे बढ़ने से पहले आप यह तस्वीर भी देख लीजिए। Let me get my shoes, sir. Hold on, your head is bloody. So we gotta move to the bus. तो पहले पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरह का हमला हुआ, उनके ऊपर गोली चली और आज उनके एक बहुत ही करीबी नेता चार्ली कर्क पर यह जानलेवा हमला हुआ। लेकिन चार्ली कर्क इतने किस्मत वाले नहीं थे और उनकी मौत हो गई। चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं और ट्रंप की जीत में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस खबर को डिकोड करना आज बहुत जरूरी है, इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि चार्ली कर्क कौन थे, उनकी हत्या क्यों हुई और हत्या कैसे हुई। 10 सितंबर को अमेरिका में उटा राज्य के एक कॉलेज में चार्ली कर्क लोगों से बातचीत कर रहे थे और तभी उनसे अमेरिका में गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं पर एक सवाल पूछा गया और इससे पहले कि वो ये जवाब दे पाते, उसी समय उनकी गर्दन में एक गोली आकर लग गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। चार्ली कर्क को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। वहां पर मौजूद हजारों लोगों के मुताबिक करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद एक ऊंची इमारत से उन पर यह गोली चलाई गई और इसे अमेरिका में एक पॉलिटिकल असैसिनेशन यानी एक राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है। Over the last 10 years, counting or not counting gang violence? Oh my God! Cody, go, run, run! This is a dark moment for America. I was 15 feet away, and it was really hard to witness. He had just finished talking about his first subject as the guy said shooting or shooters or something like that. You just hear the gunshot and I'm sorry. You just see his neck just like open up and there's just like so much blood that just came out. It was horrible. I was watching the event and I saw Charlie Kirk start talking and stuff, and all of a sudden in a second later I heard a gunshot and everybody started like running in like a mob through the doors, and like it was scary. चार्ली कर्क एक दक्षिणपंथी नेता माने जाते थे, यानी राइट विंग विचारधारा के नेता माने जाते थे और हजारों लोगों के बीच खुलेआम उन पर यह गोली चलाई गई। खुलेआम इतने सारे लोगों के बीच उनकी हत्या कर दी गई। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर कौन था और उसने चार्ली कर्क की हत्या क्यों की। अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभी इसकी जांच शुरू कर दी है और उसके साथ कई और एजेंसियां भी इस हमलावर की तलाश कर रही हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी हत्या पर बहुत गहरा दुख जताया है और अगले 4 दिनों के लिए पूरे अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया गया है। अब आप इससे इस बात की गंभीरता को सोचिए। अमेरिका में जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है उसे आधा झुका दिया जाएगा
शोक में। चार्ली कर्क को डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप के वो बहुत करीबी माने जाते थे। इस हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे और उन्होंने क्या कहा, अब आप ये सुनिए। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom. This is a dark moment for America. अमेरिका के लिए ये काला दिन है, अमेरिका के लिए ये काला क्षण है और चार्ली कर्क की जो जान गई है वो सत्य के लिए गई है, स्वतंत्रता के लिए गई है, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये जानिए कि चार्ली कर्क कौन थे, क्योंकि इसी प्रश्न में ये जवाब भी छिपा हुआ है कि उनकी हत्या क्यों हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद चार्ली कर्क का नाम पहली बार सुना होगा, इसलिए आज हम आपको उनकी कहानी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि 31 साल के चार्ली कर्क अमेरिका के प्रभावशाली युवा नेता होने के साथ साथ लाखों करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भी थे। चार्ली कर्क अमेरिका के एक ऐसे युवा नायक थे जिनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना। उनका जीवन जुनून, संघर्ष, राजनीति और एक दुखद अंत की कहानी है, इसलिए आज उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। चार्ली कर्क का जन्म वर्ष 1993 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता एक बड़े आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मशहूर ट्रंप टावर को भी डिजाइन किया था। आपको याद होगा ट्रंप टावर के मालिक खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। यानी चार्ली कर्क का जो परिवार है वो सुखी भी था और अमीर भी था और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद चार्ली ने आसान जिंदगी नहीं चुनी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उनका सपना था राजनीति में उतरना और युवाओं की आवाज बनना। सोचिए 18 वर्ष की उम्र में जब एक आम युवा अपनी पढ़ाई और अपने करियर के बारे में सोचता है, उस उम्र में चार्ली कर्क ने अपने देश के युवाओं को राजनीति से जोड़ने वाला एक संगठन शुरू किया। उनके संगठन का नाम है टर्निंग पॉइंट यूएसए और बाद में इसी संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने में काफी अहम भूमिका अदा की, जिसके बाद से वो ट्रंप के बेहद करीबी हो गए। ट्रंप उन्हें बहुत पसंद करने लगे। चार्ली कर्क एक शानदार वक्ता थे, बोलते बहुत अच्छा थे और उनका सबसे बड़ा हथियार था उनके विचार और उनके बोलने का अंदाज। वो हमेशा ऐसे मुद्दों पर अपनी राय खुलकर देते थे जिन्हें हम बड़ा विवादित मुद्दा समझते हैं। बड़े बड़े विवादों पर वो अपनी राय रखते थे और बेबाक राय रखते थे। उन्होंने अमेरिका में प्रूव मी रॉन्ग नाम से, यानी हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं, मतलब मुझे गलत साबित करो, इस नाम से उन्होंने पूरे अमेरिका में डिबेट्स की शुरुआत की। पूरे अमेरिका में वो बहस कराते थे, लोगों को चुनौती देते थे। वो यूनिवर्सिटीज में जाते थे, वहां के छात्रों से कहते थे कि अगर आपको लगता है कि मेरी सोच गलत है तो मुझे गलत साबित करो, और फिर इन डिबेट्स को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था, जिन्हें लाखों लोग देखते थे और फिर इन डिबेट से वो प्रभावित होते थे। इससे अमेरिका की राजनीति में चार्ली कर्क का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लगातार उनका ग्राफ बढ़ता चला गया और वो बहुत जल्द बहुत मशहूर हो गए। सोशल मीडिया पर उन्हें चाहने वालों की संख्या लाखों में है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स को मिलाकर चार्ली कर्क के 1,80,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके पॉडकास्ट को 5 लाख से ज्यादा लोग हर महीने देखते थे और उनके पॉडकास्ट का नाम था द चार्ली कर्क शो और यह अमेरिका के टॉप पॉडकास्ट में से एक था। यानी चार्ली कर्क ने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका के युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और वो कहते थे कि अगर आप राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। वो अपने कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। उनके विवादित विचारों को लेकर कई बार उनकी आलोचना भी होती थी।
उनके विचार क्या थे, अब जरा ये जानिए। चार्ली कर्क द ग्रेट रिप्लेसमेंट के सिद्धांत का समर्थन करते थे, जिसके मुताबिक अमेरिका में श्वेत आबादी यानी वहां की मूल जनसंख्या को बाहर से लाए गए अल्पसंख्यकों से बदलने की एक साजिश चल रही है। वो ऐसा कहते थे, यानी जो लोग जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं वो नहीं चाहते थे कि प्रवासी अमेरिका में आए और वहां पर नौकरियां करें, काम करें, क्योंकि इस पर वो चाहते थे कि वहां का इन तमाम चीजों पर जो पहला हक है वो अमेरिका के मूल निवासियों का है। और वो इसका विरोध करते थे ताकि अमेरिका की, वो कहते थे कि एक साजिश है ताकि अमेरिका की पारंपरिक संस्कृति, धर्म और पहचान को खत्म किया जा सके। उनके कई विचार बहुत विवादों में भी घिरे रहे, जैसे उन्होंने कोविड महामारी पर संदेह जताया था और कहा था कि इस वायरस को चीन ने फैलाया है। चार्ली कर्क अमेरिका में गन कल्चर के विरोधी नहीं बल्कि समर्थक थे और उन्होंने हर साल अमेरिका में बंदूक से होने वाली मौतों के बावजूद हथियार रखने के अधिकार का समर्थन किया। वो कहते थे कि बंदूक रखना सही है। और वर्ष 2020 में उन्होंने द मागा डॉक्ट्रिन के नाम से एक किताब लिखी थी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। यह किताब अमेरिका को महान बनाने के अभियान की पैरवी करती है। यहां मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और आपने देखा होगा यह नारा डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस नारे का इस्तेमाल, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी नारे का इस्तेमाल वर्ष 2016 में, 2020 में और 24 के चुनावों में किया। चार्ली कर्क की छवि एक पारिवारिक व्यक्ति की रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें दिखाता हूं जो वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। उन्होंने वर्ष 2021 में शादी की, उनके 2 बच्चे हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते थे। और देखिए, बिना चुनाव लड़े, बिना किसी सरकारी पद पर रहे चार्ली कर्क ने यह दिखा दिया कि सिर्फ विचार, शब्द और साहस से भी राजनीति में एक बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बहुत पसंद करने लगे। आज चार्ली कर्क का इस्लाम पर दिया गया एक बयान पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है, जिसमें वो कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया एक आध्यात्मिक युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें लेफ्ट विचारधारा और इस्लाम मिलकर एक साथ अमेरिका को निशाना बना रहे हैं। और उनका यह दावा था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि सभ्यताओं का एक टकराव है। इस्लाम को लेकर उनका यह बयान आज आप सुन सकते हैं। The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school, while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। 2 और मौकों पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 1968 में मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव लड़ रहे रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। 2022 में अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हमला किया गया। 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर पर गोलियां चलाई गई। इसी साल जून में डेमोक्रेटिक पार्टी की एक सांसद और उनके पति की हत्या कर दी गई। एक और हमले में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब चार्ली कर्क की हत्या के बाद अमेरिका में ध्रुवीकरण, जिसे अंग्रेजी में आप पोलराइजेशन कहते हैं, उनके समाज में यह तेजी से बढ़ रहा है और वहां राजनीतिक हिंसा का एक नया दौर शुरू होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ली कर्क के जो विचार थे वो बहुत विवादित थे। चार्ली कर्क राइट विंगर थे। वो अपने खास तरह की विचारधारा के लिए जाने जाते थे।
और कुछ लोगों को शायद उनकी ये विचारधारा मंजूर नहीं थी। अभी तक अमेरिका अपने समाज के बारे में ये कहता था कि उनका समाज बहुत सहनशील है, वहां पर हर विचारधारा के लोगों की जगह है, सबको पूरी आज़ादी है, वो अपने विचार दुनिया के सामने रख सकते हैं। और देखिए अमेरिका के लोग, अमेरिका की व्यवस्था कितनी सहनशील है। लेकिन अब आप देखिए कि वहां पर भी ये असहनशीलता कितनी बढ़ती जा रही है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह वादा किया था कि वो अमेरिका में महंगाई कम करेंगे, विदेशियों से के बदले, विदेश से आने वाले और यहां पर आकर बसने वाले लोगों के बदले अमेरिका के लोकल लोगों को रोजगार देंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। यह वादा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप का पूरा ध्यान अपने घर पर नहीं बल्कि विदेशों में लगा हुआ है। ट्रंप हर कीमत पर नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना देख रहे हैं और वो दूसरे देशों के बीच संधियां करा रहे हैं, सीज फायर करा रहे हैं, दूसरे देशों के दुनिया में क्या हो रहा है इस पर अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन उनके अपने घर में ही उनके करीबियों की, नेताओं की हत्या हो रही है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को छोड़कर पहले अपने घर पर ध्यान दें, अमेरिका पर ध्यान दें, जहां इस समय विचारधारा के नाम पर असहनशीलता बढ़ती जा रही है। तो आप देखिए अमेरिका भारत जैसे देशों को भी, दूसरे देशों को भी कितना लेक्चर देता था कि आपके यहां असहनशीलता बढ़ रही है। अमेरिका में बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो लगातार रिपोर्ट्स प्रकाशित करते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया में असहनशीलता पर कौन सा देश कितने नंबर पर है, मीडिया की स्वतंत्रता कौन से देश में कितनी है और धार्मिक स्वतंत्रता किस देश में कितनी है। ये सारी रिपोर्ट्स ये अक्सर देते रहते हैं और फिर कहते भी हैं कि हमें बड़ा दुख है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता कम हो रही है। लेकिन आज अमेरिका की खुद की स्थिति भी वैसी ही है। उनके यहां पर विचारधारा के नाम पर जिस प्रकार से असहनशीलता बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। आज वो तमाम देशों को भी अमेरिका के समाज पर, अमेरिका की व्यवस्था को लेकर चिंता जरूर जाहिर करनी चाहिए कि वहां पर विचारधारा को लेकर कैसे एक युवा नेता की सरेआम, खुलेआम हत्या कर दी गई। तो आप देखिए पूरी दुनिया में एक तरफ अमेरिका में एक युवा नेता की हत्या की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ नेपाल में भी युवाओं की बड़ी चर्चा हो रही है। और नेपाल के युवा आज इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि पहले उन्होंने विद्रोह किया, वहां की सरकार को पलट दिया, तख्ता पलट कर दिया, सबको हटा दिया और विद्रोह के बाद अब वो प्रधानमंत्री के नाम पर आपस में ही उन्हीं सड़कों पर मारपीट कर रहे हैं जिन सड़कों पर 2 दिन पहले वो विद्रोह कर रहे थे। नेपाल के जिन युवाओं ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर वहां का तख्ता पलट कर दिया, सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, अब वही युवा ये तय नहीं कर पा रहे कि अब नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज काठमांडू में नेपाल के आर्मी चीफ से युवा आंदोलनकारियों की मुलाकात हुई, जिसमें अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए एक और नाम सामने आया है और वो नाम है कुलमान घिसिंग, जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको याद होगा कल तक नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन आज आंदोलन करने वाले युवा 2 गुटों में बंट गए। उनके बीच किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं बनी और आज सेना के मुख्यालय के सामने आंदोलनकारी युवा उन्हीं सड़कों पर आपस में मारपीट कर रहे हैं जहां कल तक वो आंदोलन कर रहे थे सरकार को हटाने के लिए। अब देखिए सरकार हट गई, प्रधानमंत्री हट गए, राष्ट्रपति नहीं रहे, प्रधानमंत्री भी बदल गए, पूरा कैबिनेट चला गया, सब कुछ बदल दिया। लेकिन अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगली सरकार किसकी बनेगी, इसके बाद क्या होगा, इसका रोड मैप इन युवाओं के पास नहीं है।
इन तस्वीरों से आप ये सीख सकते हैं कि विद्रोह करना कई बार आसान होता है, उस विद्रोह के बाद तख्ता पलट भी किया जा सकता है, सरकारें बदली जा सकती हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ है। दुनिया के और कई देशों में जहां विद्रोह करके सरकारों को हटा दिया गया, वहां हर बार यही देखने को मिला है। जो विद्रोह करने वाले युवा हैं वो विद्रोह तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये रोड मैप उनके पास नहीं होता। और बहुत सारी जगहों पर ये जो आंदोलन होते हैं ये बाद में हाईजैक हो जाते हैं। युवा आंदोलनकारियों का हर गुट अब अपनी अपनी पसंद के लीडर को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आज एक युवा नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो युवा कल तक अपने आप को क्रांतिकारी बताते थे, आज उनके बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है। अब तक की घटनाओं से ऐसा लग रहा है मानो यह आंदोलन अब अपने रास्ते से भटक गया है और कुछ और ताकतों ने इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है। अब आपको कुलमान घिसिंग के बारे में बताते हैं, जिनका नाम नेपाल में प्रधानमंत्री पद की रेस में अब शामिल हो गया है। इनकी उम्र है 55 साल और कुलमान घिसिंग ने भारत के जमशेदपुर में एक कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए और बिजली की व्यवस्था को सुधारने की वजह से उन्हें नेपाल का लाइट मैन भी कहा जाता है। अब युवा आंदोलनकारियों की नई मांगें भी एक एक करके सामने आ रही हैं। इस आंदोलन में नेपाल के एक एनजीओ हामी नेपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज इसके अध्यक्ष ने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों की हत्या करने वालों का पता लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि उन सुरक्षा बलों को सजा देने की मांग हो रही है जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। वो सेना के जो लोग थे, पुलिस के जो लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी मारे गए, अब उसकी जांच की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। और इस हिंसा में अब तक 34 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हो सकता है इससे ज्यादा लोग भी मारे गए हों। आप उनका ये नया बयान सुनिए। म एक जनाको पछाडि आउँछु जसले यो बच्चाहरूलाई ताकी गोली हानेछ त्यसै गरी ताकी म निकाल्छु तिनीहरूलाई, चाहे मरेको होस् म खाल्डो खनेर भएर निकाल्छु। एकजनालाई छोडेर म छोड्नको लागि म मर्नुपर्छ, म कसैलाई छोड्दिनँ। अब बड़ा सवाल यह है कि यह आंदोलन शुरू तो किया था युवाओं ने, जिसे हम जेन जी कहते हैं, लेकिन क्या इस आंदोलन में अब ऐसे लोग घुसपैठ कर चुके हैं जो अपना हित साधना चाहते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र और नेपाल की ही कुछ विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से नेपाल में राजशाही को वापस लाना चाहती हैं। यानी लोकतंत्र के बदले नेपाल में एक बार फिर से राजा का शासन लाने की कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले भी राजा ज्ञानेंद्र ये कोशिश कर चुके हैं। इससे पहले भी कुछ आंदोलन इस नाम पर चले कि अब लोकतंत्र को हटाकर राजशाही वापस आनी चाहिए, क्योंकि नेपाल के कुछ लोग ये मानते हैं कि राजशाही का जो जमाना था वो इससे बेहतर था। इसलिए कल सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही एक और उम्मीदवार के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। तो बार बार ये बात हमें ये याद दिलाती है कि विद्रोह हो गया, सरकार का तख्ता पलट हो गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ खास पार्टियां हैं, कुछ खास ऐसे शक्तियां हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अब अपने हाथ में ले लिया है और वो चाहते हैं कि अब उनका आदमी प्रधानमंत्री बने। वो चाहते हैं कि सत्ता अब उनके हाथ में आ जाए। जबकि ये आंदोलन जो था ये तो नेपाल की पूरी व्यवस्था को रीसेट करने के लिए था कि नेपाल की व्यवस्था अब हमेशा के लिए बदल जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है व्यवस्था वही रहेगी, सिर्फ नाम बदल जाएंगे। और ये नेपाल से आने वाली एक बुरी खबर है। नेपाल की एक और बड़ी खबर है जो भारत के लिए चिंता की बात है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान करीब 13,500 कैदी अलग अलग जेलों से भाग गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सारे कैदी जेल का दरवाजा तोड़कर कैसे बड़े आराम से, आसानी से जेल से भाग रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं। और नेपाल की जो स्थिति है उसका पूरा फायदा ये कैदी उठा रहे हैं। नेपाल में लगभग 75 जेल हैं और इनमें करीब 29,484 कैदी बंद हैं। इनमें से करीब 46% कैदी अब भाग चुके हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। नेपाल की जेलों में बंद लगभग आधे कैदी भाग चुके हैं
और इनमें से काफी कैदी अब भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा बल ने अब तक नेपाल की जेलों से फरार हुए 60 कैदियों को गिरफ्तार किया है और नेपाल पुलिस को वापस सौंप दिया है। ये कैदी भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान भारत और नेपाल सीमा के चेक पोस्ट पर इन्हें पकड़ लिया गया। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। ये हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो सोचिए ये कितनी चिंता की बात है। ये हजारों कैदी जो हैं, हजारों अपराधी हो सकता है कि सीमा पार करके भारत में आने की कोशिश करें। अब तक कुल मिलाकर 1455 फरार कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ अपराधियों ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें ज्यादातर युवा हैं जो सुधार गृह में थे और सुधार गृह से भी सैकड़ों युवा जो कैदी थे फरार हो चुके हैं। फरार होने वाले कैदियों में नेपाल के कई कुख्यात अपराधी और राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं। ये कैदी नेपाल में आजकल सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। कैदियों में से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत और नेपाल में अपराध किए हैं। फरार कैदियों में संजय शाह और उदय शेट्टी जैसे अपराधी शामिल हैं। हालांकि संजय शाह को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय शाह नेपाल के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और बम ब्लास्ट के एक मामले में दोषी हैं। उदय शेट्टी भारत में भी वांटेड अपराधी हैं और उदय शेट्टी बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर अपराध करता था। इसके अलावा नेपाल के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री भी जेल से फरार हो गए हैं। नेपाल में युवाओं के जेन ज़ी आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया। तो क्या अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को इसी जेन ज़ी के ऐसे ही किसी आंदोलन का डर अपने देश में सता रहा है? असल में जैसा यह आंदोलन हुआ उसमें पाकिस्तान की स्थिति भी लगभग नेपाल जैसी ही है और अब पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि हो सकता है उनके युवा भी नेपाल से प्रेरणा लेकर कभी ऐसा ही विद्रोह न कर दें। ये डर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान में सेना और खुफिया एजेंसी ISI अपने देश के लोगों की जासूसी करवा रही है और इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी मदद से एक साथ 40 लाख लोगों की फोन टैपिंग की जा सकती है या फिर उनके फोन पर नजर रखी जा सकती है। पाकिस्तान में लोगों की जासूसी का खुलासा ब्रिटेन की एक संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में हुआ है। पाकिस्तान के लाखों लोगों की कॉल्स, उनके मैसेजेस, उनकी लोकेशन और इंटरनेट के इस्तेमाल करने की जानकारी लगातार रिकॉर्ड की जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। लोगों की जासूसी कराने के लिए असीम मुनीर और उनकी सेना विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी की मदद ले रही है। जासूसी के लिए चीन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर कौन क्या कर रहा है। यानी वहां की जो सेना है वो देश के लोगों पर लगातार अब से नहीं पहले से ही बहुत नजर रखे हुए है कि अगर कभी कोई विद्रोह की नौबत आई, कोई बगावत हुई तो पहले ही सेना को पता चल जाए। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक रियल टाइम इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसकी मदद से हर इंटरनेट डेटा की जांच की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर युवाओं के आंदोलन, पत्रकारों और आलोचकों को दबाने के लिए किया जाता है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। अपने देश के लोगों की जासूसी के लिए असीम मुनीर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और UAE की बड़ी कंपनियों की मदद ले रहे हैं। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति का सीधा असर युवाओं पर पड़ता है। वहां पर महंगाई है, बेरोजगारी है और बुनियादी सुविधाओं की कमी से वहां की आम जनता और खासकर युवा बहुत नाराज है, गुस्से में है। पाकिस्तान की कुल आबादी 25.5 करोड़ है और इस आबादी में 13 से 28 वर्ष के युवाओं की संख्या लगभग 7 करोड़ है और इसी एज ग्रुप को हम जेन ज़ी कहते हैं और इसी जेन ज़ी ने नेपाल में भी बगावत की है। पाकिस्तान की नई पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए सच सामने लाने और बदलाव करने की ताकत आज रखती है और इसलिए जनरल असीम मुनीर को यह डर है कि नेपाल की तरह पाकिस्तान में भी वहां के युवा कहीं आंदोलन न कर दें। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, इसका शीर्षक है, ये मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। इसका शीर्षक है शैडोज ऑफ कंट्रोल। देखिए, शैडोज ऑफ कंट्रोल नाम से ये रिपोर्ट है
और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वहां की सेना और आईएसआई लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे LIMS कहते हैं, इसका इस्तेमाल करती है लोगों की जासूसी करने के लिए। और इसमें लिखा है कि LIMS is in practice, it's a tool of unlawful and indiscriminate surveillance that allows the government to spy on more than 4 million people at any given time। यानी ये जो सर्विलेंस है, जिसका नाम इन्होंने LIMS दिया है, वो कहते हैं कि वहां की सेना और वहां की सरकार 4 मिलियन लोगों पर नजर रख सकती है इस सिस्टम के जरिए। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। पाकिस्तान के बाद अब अपने देश की राष्ट्रीय राजनीति पर लौटते हैं। आज RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के राष्ट्रीय अखबारों में एक लेख लिखा है और इस लेख की पूरे देश में बड़ी चर्चा हो रही है। यह लेख मोहन भागवत पर है और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि संघ की 100 साल की यात्रा में मोहन भागवत का कार्यकाल सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मोहन भागवत मृदुभाषी हैं, उनमें सुनने की अद्भुत क्षमता है जो उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है और उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा लाती है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि RSS एक अक्षय वट की तरह है जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है, मतलब ताकत देता है। और आखिर में उन्होंने लिखा है कि हमारे पास मोहन भागवत जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं जो इस समय संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। आज पूरे देश की राजनीति में इस लेख की बड़ी चर्चा हो रही है और यह लेख सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं है, यह लेख एक इशारा है। यह लेख इशारा करता है, यह इशारा है कि बीजेपी और RSS के संबंध आज भी अटल हैं। इन संबंधों में दरार की कोई गुंजाइश नहीं। आपने देखा होगा भारत में एक लॉबी है और विपक्षी दल हैं जो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी और संघ के बीच मतभेद है। लेकिन इस लेख को अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ लोगों की एक साजिश थी इस प्रकार का इंप्रेशन बनाने की। यह लेख लोगों को यह भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत के बीच पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत के पिता स्वर्गीय मधुकर राव भागवत के साथ काम किया है। 2009 में मोहन भागवत RSS के प्रमुख बने थे और उनका कार्यकाल अब 16 वर्ष का हो चुका है। 100 वर्षों के अपने इतिहास में, संघ के इतिहास में मोहन भागवत संघ के 6ठे सर संघ चालक हैं। तो 100 वर्ष का इतिहास है संघ का और उसमें अभी तक सिर्फ 6 सर संघ चालक रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि RSS कितना स्थायी संगठन है। दिलचस्प बात यह है कि मोहन भागवत 75 वर्ष के हो गए हैं आज, और प्रधानमंत्री मोदी भी अब से कुछ दिन के बाद 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। और इस लेख से यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के बीच राष्ट्र निर्माण को लेकर एक जबरदस्त वैचारिक समन्वय है। उनके विचार एक जैसे हैं और आने वाले दिनों में RSS और बीजेपी का यह संबंध ऐसे ही मजबूती से चलता रहेगा। अब आपको कुछ जानकारी RSS के बारे में भी देते हैं। RSS की स्थापना आज से 100 साल पहले 27 सितंबर 1925 को हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की थी और हेडगेवार संघ के पहले सर संघ चालक थे। वर्ष 1951 में संघ का एक अलग राजनीतिक संगठन बना जिसे जनसंघ कहा गया और वर्ष 1980 में जनसंघ से जुड़े लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और फिर बीजेपी का जन्म हुआ। पिछले 16 वर्षों में मोहन भागवत ने जिस तरीके से काम किया उससे आज RSS दुनिया का एक बहुत बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। मोहन भागवत के समय में संघ कैसे बदला, अब इसे भी डिकोड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बड़े पैमाने पर संघ का विस्तार किया। मोहन भागवत ने संघ की विचारधारा को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। संघ के बारे में पहले यह धारणा थी कि यह केवल कुछ लोगों तक सीमित है, लेकिन मोहन भागवत ने संघ को देश की आम जनता तक पहुंचाया और जनता से इसे जोड़ा। फिर देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति उन्होंने जागरूकता पैदा की। मोहन भागवत ने लोगों को देश की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जागरूक किया।
देश के करोड़ों लोगों को यह समझाया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और इस पर सबको गर्व करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने समाज की मुख्य धारा में सबके लिए जगह बनाई। उन्होंने हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति की बात की है। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और मोहन भागवत ने इस विचारधारा को संघ की मूल सोच बनाया और संघ से हर वर्ग और धर्म के लोगों को जोड़ा है। मुस्लिम समाज को लेकर मोहन भागवत का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम के पूर्वज अलग नहीं हैं, ये सभी भारत माता की संतान है। लोगों की पहचान धर्म से नहीं बल्कि मातृभूमि से होती है। सत्ता और संघ के बीच बेहतर संतुलन बनाना यह भी उनका एजेंडा था। मोहन भागवत के समय में ही बीजेपी ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। बीजेपी की लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी। 3 एक के बाद एक चुनाव बीजेपी ने जीते हैं और यह सब कुछ मोहन भागवत के रहते हुए हुआ है। अभी देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें चल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोहन भागवत ने देश के मुद्दों पर हमेशा संघ की विचारधारा के बारे में लोगों को ठीक से जागरूक किया है। जैसे मोहन भागवत का कहना है कि अंग्रेजी भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। पहले लोगों को लगता था कि शायद संघ अंग्रेजी भाषा के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने इस मिथ्या को दूर किया और कहा कि भाषा से लड़ाई नहीं है, सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी पर भी गर्व करना चाहिए। वर्ष 2016 में मोहन भागवत के समय में ही आरएसएस की यूनिफॉर्म को बदला गया। 91 साल के बाद पहली बार आरएसएस की यूनिफॉर्म हाफ पैंट से बदलकर फुल पैंट हो गई। अब एक और दिलचस्प जानकारी आपको देते हैं आरएसएस के बारे में। वर्ष 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की बहुत मदद की थी। आरएसएस की सेवा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया था और उस समय 3000 स्वयंसेवकों ने 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा भी लिया था। अभी तक हमने आपको वर्तमान की खबरें दिखाई, आज की खबरें दिखाई। अब आपको एक झलक दिखाते हैं भविष्य की। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जिसे एक वेबसाइट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया है और इसका नाम है एवा। यह तस्वीर बताती है कि आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अगर इसी तरह से काम करते रहे तो 25 साल के बाद वो कुछ इस तरह के दिखेंगे। अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो यह फोटो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। मोबाइल फोन के सामने घंटों तक बैठकर कंटेंट क्रिएट करने से आपकी त्वचा पर धब्बे हो सकते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी झुक सकती है और गर्दन का दर्द अब परमानेंट हो सकता है। और इस बात को आप 4 पॉइंट्स में आज डिकोड कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं तो पहला पॉइंट है डिजिटल एजिंग। लगातार स्क्रीन को देखते रहना, रिंग लाइट के सामने वीडियोस बनाना, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना आपके शरीर पर भारी पड़ सकता है। इससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों पर दबाव और आपकी जो स्किन है वो खराब हो सकती है और वो होनी शुरू हो गई है। दूसरा, लगातार मेकअप करना, सस्ते ब्यूटी प्रोसीजर्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर जलन होगी, पैचेस आ सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकता है और झुर्रियां आ सकती हैं। तीसरा, दिन भर कंटेंट शूट करके और फिर घंटों तक उसे एडिट करने से आप ठीक से सो नहीं पाएंगे और नींद की कमी की वजह से आपकी आंखों में थकान होगी, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ेंगे और आपकी आंखों में समस्याएं बढ़ सकती हैं। और चौथा है लगातार हेयर स्टाइलिंग और हेयर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करने से आपके बाल झड़ सकते हैं और आप गंजे भी हो सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन ये घंटों फोन और रिंग लाइट के सामने बैठने का नतीजा है। और ये समस्या सबसे ज्यादा भारत के लोगों में आएगी क्योंकि भारत में लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स देखते हैं। हमारे देश में लगभग 50 करोड़ सोशल मीडिया के यूजर्स हैं और हमारे युवा हर दिन औसतन 7 घंटे तक सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया की ये लत लोगों में सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बदलाव भी ला रही है। फॉलोअर्स और लाइक्स के पीछे भागने की वजह से आज हमारे देश में लोगों को एंजाइटी हो रही है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक डिजिटल फोटो नहीं बल्कि ये एक चेतावनी है कि अगर महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया की इस रेस पर
आपने लगाम नहीं लगाई तो हम अपनी सेहत, खूबसूरती और असलियत तीनों को खो देंगे। हम कैसे दिखते थे ये हमें कभी याद ही नहीं रहेगा। इस कहानी का एक अगला हिस्सा भी है, लेकिन इसे मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद इस कहानी का दूसरा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, विजय हो, राह हो, प्रवाह हो, देश हो, विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर आपको फिर से दिखा सकता हूं मैं। और ये तस्वीर आपको ये बताती है कि लंबे समय तक अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये आपका भविष्य है। आगे चलकर आप कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। इस थ्योरी के मुताबिक समय और जरूरत के मुताबिक शरीर में धीरे धीरे बदलाव आते चले जाते हैं। जैसे बंदर ने अपने जीने के तरीकों को बदला तो धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में वो आज का इंसान बना। पहले इंसान झुककर चलता था, फिर धीरे धीरे सीधा चलने लगा तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती चली गई। लेकिन अब लगातार मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से आपके पीठ और गर्दन हमेशा झुक सकती है, हमेशा के लिए झुक जाएगी। हमने भी एआई की मदद से एक तस्वीर तैयार की है और आप देख सकते हैं कि कैसे बंदर से इंसान बने और अब फोन की वजह से फिर हमारा शरीर झुकता जा रहा है। और ये हमारे शरीर में हो रहे बदलाव का सच है। अगर आप घंटों तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके हाथ की छोटी उंगली की जो शेप है वो भी बदल सकती है। आज मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, आप क्या कर सकते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है। ये मेरा मोबाइल फोन है और मैं इस मोबाइल फोन को हमेशा कुछ इस तरीके से पकड़ता हूं। ये आप अगर यहां देखेंगे तो इस तरीके से मैं इसको पकड़ कर रखता हूं और फिर बहुत समय तक अगर आपको कुछ टाइप करना है, अगर आपको इसमें कुछ देखना है, तो ये इस ग्रिप के साथ मेरा मोबाइल फोन रहता है। यहां आप ये प्रयोग अपने ऊपर भी करके देखिएगा। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी उंगली में यहां दर्द रहने लगा और जब मैंने अपनी उंगली को यहां से पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस उंगली की जो हड्डी है वो यहां से नीचे दब चुकी है। अगर आप देखेंगे तो मेरी इस उंगली में अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेप है ये बदल रहा है। यहां से उंगली की जो हड्डी है वो दब चुकी है और जब मैं ऐसे इसको छूता हूं तो मुझे समझ में आता है कि यहां से इस हड्डी में कुछ समस्या है और यह हड्डी इस जगह से थोड़ी नीचे चली गई है। अगर आप चाहें तो ये प्रयोग आप अपने साथ भी करके देख सकते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है और अब धीरे धीरे मैं अपने मोबाइल फ़ोन की इस ग्रिप को पहले तो बदल रहा हूं और फिर ये भी कोशिश कर रहा हूं कि इसका इस्तेमाल कम किया जाए। इसलिए हमेशा याद रखिए, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ये ज़रूरी तो हैं, लेकिन इतने भी ज़रूरी नहीं है कि आप इनके बिना जी ना सकें। इसलिए अगर इनका प्रयोग भी करना है तो अपना पोस्चर सही रखना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आदत और लत के बीच का अंतर समझें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कीजिए, लेकिन क्या ये लत बन चुकी है? भविष्य में स्वस्थ इंसान वही होगा जो टेक्नोलॉजी और अपने शरीर के बीच एक संतुलन बनाकर रखेगा। और हम
आपसे कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने की बजाय आप जिंदगी के असली इन्फ्लुएंसर बनिए। लोगों के जीवन में सुधार लाइए। लोगों का मनोरंजन करने की बजाय, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की बजाय आप ये देखें कि आप लोगों के जीवन में कितने ज्यादा लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं। उसका एक उदाहरण देखिए। इस बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर 17 साल की भारतीय मूल की एक लड़की की तस्वीर छपी है और उसका नाम है तेजस्वी मनोज। तेजस्वी मनोज को फीचर किया गया है। उन्हें टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। तेजस्वी क्या करती हैं? क्या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? तेजस्वी बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए पिछले 1 साल से काम कर रही हैं। वो बुजुर्गों को इंटरनेट की बुनियादी समझ के लिए उनकी मदद करती हैं, उन्हें अवेयर करती हैं, उनके सवालों के जवाब देती हैं, उन्हें बताती हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें बताती हैं कि ईमेल या मैसेजेस असली हैं या ये साइबर ठगों के हैं, और अमेरिकी एजेंसियों को शिकायत भेजने के लिंक्स भी उन्हें वो देती हैं। तेजस्वी मनोज की पूरी कहानी हम आपको कल जरूर बताएंगे, क्योंकि ये है असली इन्फ्लुएंसर। तो हम आप देश के युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि असली इन्फ्लुएंसर वो नहीं है जो लगातार हर रोज रील्स डालते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्या होते हैं असली इन्फ्लुएंसर्स, कल आपको इस कहानी में हम बताएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर चख लीजिए, और जब दुख आए तो दवा समझकर निगल जाइए। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH